टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो रीट 2021 साइंस फिजिक्स में से टॉपिक है दूसरी सेकंड यूनिट का। तो इसमें से हम देखेंगे एक तो समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, इससे संबंधित परिभाषाएं वगैरह वो आज हम इस वीडियो में सभी देखने वाले हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या है, एग्जाम में यहाँ से दो दर्पण आपको दे देगा। मान लीजिए एक दर्पण ये वाला है और एक दर्पण यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ सटा हुआ रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बीच ये वाला जो कोण है वो आपको थीटा दे देगा, एक कोई एंगल दे देगा आपको 30-50 या कोई भी दे सकता है वो एंगल। तो हमसे क्या पूछेगा कि आप इनसे बनने वाले ये जो दोनों दर्पण हैं इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या में ज्ञात करनी है, इससे हमें कितनी इमेज प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एन क्या है, एन बराबर हम 360 बटा में थीटा, यानी ये थीटा जो एंगल दिया होगा और 360 डिग्री बटा में थीटा, ये हमारे पास एन की वैल्यू आएगी। अब जब हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी तो हम एन की वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि उसके अंदर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये जो एन की वैल्यू हमें दो तरह से प्राप्त हो सकती है, एक तो कोई इवन नंबर आ सकता है यानी सम संख्या, और एक कोई और नंबर आ सकता है यानी कि विषम संख्या आ सकती है। हमारे पास इस स्थिति में दो कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास क्या सम संख्या प्राप्त हो सकती है या फिर क्या हो सकता है विषम संख्या प्राप्त। और मान लीजिए हमारे पास सम संख्या प्राप्त होती है तो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक तो सममित और एक असममित, ठीक है। सममित क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमें दे दिया गया थीटा 60 डिग्री। मान लिया हमने ये टोटल जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम इस कोण का अर्ध खींचेंगे तो ये 30 डिग्री ऊपर बचेगा और 30 ही नीचे। तो ये जो हमने इसका अर्ध खींचा, इस कोण का अर्ध खींचा, तो इसे क्या कहते हैं, कोण का समद्विभाजक। तो ये जो कोण का समद्विभाजक है, यहाँ पे आप देखोगे इधर भी 30 इधर भी 30। यदि वस्तु जो है वो यहाँ पे कहीं इस समद्विभाजक पे रखी है कहीं पे, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि वो सममित है। और असममित क्या होता है, मान लीजिए जब ये 60 डिग्री का एंगल था और हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, मान लीजिए ये 40 डिग्री और ये कितना है 20 डिग्री, तो यहाँ पे अब कहीं वस्तु ने रख दी, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, असममित, ठीक है। तो इस कंडीशन के आधार पे हमारे पास ये सम के अंदर भी सममित और असममित दो कंडीशन बनेगी और विषम के अंदर भी सममित और असममित कंडीशन दो बनेगी यहाँ पे भी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 360 बटा में थीटा निकालना है। तो उसके बाद जो एन आएगा, ये यदि एन का मान यदि क्या है सम संख्या है, तो हमें सममित और असममित में क्या है, हमारे पास समान ही इमेज प्राप्त होंगी, यानी n-1 करके। यानी n का मान अगर 7 आया तो 7 - 1 6 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। सम संख्या है तो यहाँ पे मान लीजिए n का मान 6 आया तो 6 - 1 कितने प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे होंगे हमें, 5। सारी बात समझ। उसके बाद यदि हमारे पास विषम संख्या आती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे n का मान 9 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ पे सममित के अंदर तो क्या हो जाएगा 9 - 1 8 प्रतिबिंब बनेंगे और असममित के अंदर क्या है, कितने प्रतिबिंब, 9 ही बनेंगे। n की वैल्यू है जो उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। अब रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसने दिया था कि थीटा यानी दो दर्पणों के बीच बनने वाला कोण जो है वो 50 डिग्री है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। यानी हमें क्या पूछ लिया था उसने, n का मान कितना होगा ये हमसे पूछा था। अब हमें n का मान निकालने के लिए हमें क्या करना था, यहाँ पे n का भाग लगाना था, मतलब थीटा का भाग लगाना था। ये n का हमें मान पहले ज्ञात करना था। तो ये प्रतिबिंबों की संख्या हमसे पूछा था, ये n नहीं, ये प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। ये प्रतिबिंबों की संख्या में सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। तो 360 बटा में क्या कर देते हैं 50, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगी 0 से 0 और ये 7 5 35 और एक बचेगा, तो ये 7 पॉइंट कितना आ गया 5। तो इसको हमें क्या मान लेना, जब भी ऐसा पॉइंटों में आपको दिखेगा, जब भी आपके पास n की वैल्यू पॉइंटों में आएगी, तो हमें ये जो पहले वाला हमें आंसर दे रखा है, ये जो पहले वाला यहाँ पे आप देखो पॉइंट के पहले वाला ये जो आंसर आ रहा है 7, पॉइंट से पहले वाली संख्या को हम क्या है n की वैल्यू मान लेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं n बराबर कितना आ गया हमारे पास 7। अब ये प्रतिबिंबों की संख्या, ये जो हमने लिख रखा है ये वाले क्या है प्रतिबिंबों की संख्या। तो अब यहाँ पे जब हमें कोई पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो हमें कुछ नहीं बताया गया कि जो वस्तु है वो समद्विभाजक पे रखी है या समद्विभाजक से परे है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे, उसको सममित ही मान के करेंगे, ठीक है। हमें जो आंसर देना होगा हमें सममित मान के आंसर करना है। तो अब यहाँ पे हम यदि सममित मानेंगे तो ये n की वैल्यू हमारे पास क्या है, विषम है, और विषम है ऑड नंबर है, तो ऑड में से सममित मानेंगे तो n - 1 प्रतिबिंब बनेंगे, यानी ये n। और प्रतिबिंबों की संख्या यदि मैं लिखूंगा, प्रतिबिंबों की संख्या ये मेरे पास क्या आ जाएगी 7 - 1 कितना आ जाएगी 6। तो ये 6 ही इस सवाल का उत्तर था। तो कितने प्रतिबिंब इसमें बन रहे थे, ये n की वैल्यू 7 थी तो 7 में से 1 घटाना था, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक से पहले वाली हमें, ये पॉइंट जो लग रहा था इसके पहले वाली हमें वैल्यू उठानी है। तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना था 6। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए थीटा बराबर 60 है तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और 6 जो है सम संख्या, तो सममित और असममित में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी, दोनों कंडीशन में क्या रहेगी 6 - 1 5 5 रहेगी। आ रही होगी बात समझ में। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये थीटा जब हमें कोई दो दर्पणों के मध्य का कोण दिया होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी हो तो ये सममित है। पहले हमें सम और विषम संख्या चेक करनी है और n का मान आपको ये पूर्णांक वैल्यू लेनी है, पॉइंट के बाद वाली आपको वैल्यू नहीं लेनी। और ये जो पहले पॉइंट की लिखा होगा वो जो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी, जैसे ये 7.5 था तो हमने क्या मान लिया था 7। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक क्या है इस तरह का गोला है, ये वाला हमारे पास क्या है एक कांच का गोला है, कांच का खोखला गोला है। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या है ये जो है यहाँ से एक टुकड़ा जो है वो कट कर दिया। तो ये टुकड़ा जब हमने कट किया तो इसके एक साइड हमने क्या पॉलिश कर दी, और ये जो पॉलिश है ये इसके ऊपर पारे की पॉलिश या आप कह सकते हो पारे का लेप वगैरह या फिर सिल्वर पॉलिश, और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ये पहले हम पारे वगैरह की पॉलिश करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम रेड ऑक्साइड की परत भी चढ़ा देते हैं ताकि जो हमने पहले वाली परत जो बनाई है हमने ये उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसके अंदर वाली सतह को पॉलिश कर देते हैं और बाहर वाली सतह में क्या है कोई भी हम वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बाहर वाली सतह पे बनेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी यहाँ पे यदि प्रकाश आएगा इधर तो ये यहाँ पे इस दिशा में जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से प्रकाश जो है इसकी बाहरी सतह से परावर्तित होता है, तो ये जो है इसका क्या बाहर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। उसके बाद ये जो अंदर वाला सतह है इस पर हमने पॉलिश वगैरह कर रखी है, तो ये जो इमेज बनेगी मतलब ये जो दर्पण बनेगा इसको हम क्या कहते हैं उत्तल दर्पण। और यदि हमने इसका बिल्कुल विपरीत कर दिया, यानी अंदर वाली सतह जो है वो तो हमने क्या कर दिया परावर्तक पृष्ठ के रूप में काम ले रहे हैं, और बाहर वाली सतह पे हमने ये जो पॉलिश हमने इधर की थी ये वाली पॉलिश हमने बाहर वाली सतह पे कर दी, तो ये जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण बन जाएगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इसका परावर्तक तल जो है उभरा हुआ यानी बाहर की तरफ होता है, ये आपको उत्तल दर्पण में ध्यान रखना है कि इसका ये वाला जो परावर्तक तल है ये आपको दिखाया था प्रकाश आ रहा है तो ये इस पृष्ठ से आपको मतलब परावर्तित होकर इस दिशा में चला जाएगा। तो ये जो इसका बाहर वाला पृष्ठ है ये परावर्तक तल है और ये बाहर की तरफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को क्या कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसका मुख्य अक्ष वगैरह पढ़ेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं ये दर्पण उन्हें क्या करता है यहाँ पे परावर्तन के बाद क्या करता है उन्हें अपसरित कर देता है यानी फैला देता है, यानी ये किरणें इस तरह से फैल जाएंगी। मान लीजिए ये किरणें इधर आ रही थी और मान लेते हैं ये दूसरी किरण यहाँ पे आ रही थी तो ये इस दिशा में चली जाएगी, इस दिशा में ये किरण इधर चलेगी और ये किरण इधर चलेगी। ये दोनों समांतर किरणें आ रही थी यहाँ पे, ये दोनों समांतर किरणें आ रही थी और एक किरण इधर चलेगी और एक इधर चलेगी, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण में आपको ध्यान रखना है कि परावर्तक तल इसका धंसा हुआ होता है अंदर की तरफ होता है, ये आपको दिख रहा है। और उसके बाद ये जो है अभिसारी दर्पण कहलाता है। अभिसारी दर्पण क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि अपने मुख्य अक्ष के आने वाली समांतर जो प्रकाश किरणें हैं उनको एक जगह पे एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी हमने क्या बना रखा है अवतल दर्पण बना रखा है। तो ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही थी तो ये क्या है परावर्तन यहाँ पे टकराई तो ये प्रकाश किरण इधर आ गई और ये इधर चली गई, तो जिस पॉइंट पे मिल गई इसको यहाँ इसलिए हमने इस दर्पण को क्या कह दिया अभिसारी दर्पण कह दिया। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं वगैरह देख लेते हैं। तो पहले द्वार क्या होता है, ध्रुव, वक्रता, केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य पक्ष और पक्ष तल और पक्ष दूरी, ये सारी परिभाषाओं के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहली परिभाषा मान लीजिए हमारे पास क्या था कोई कांच का खोखला गोला है जिसमें से ये हमने दर्पण को काट लिया, ए से बी तक हमने दर्पण को कट कर लिया और इसके बाहरी सतह पे हमने पॉलिश कर दी, ये कौन सा दर्पण बन गया बाहरी सतह पे पॉलिश, तो अवतल दर्पण, ठीक है। अब हमने क्या किया ये द्वारक की हमें परिभाषा लिखनी है, तो द्वारक क्या होगा जहां से हमने दर्पण को कट किया है, ठीक है। तो ये ए से लेके हमने यहाँ तक ये जो बी तक हमने क्या किया इस दर्पण को काट लिया, तो ये जो ए बी है ये क्या कहलाएगा इस दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ठीक है। तो गोले का वह भाग जहां से वो दर्पण को कट किया गया है वो ही क्या कहलाता है उस दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका भ्रूण। अब जब हमने इस दर्पण में मतलब इस पूरे कांच का खोखला गोला था उसमें से हमने एक दर्पण को काट लिया। अब दर्पण काटने के बाद हमने क्या करना है कि ए और बी इसका बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट लेना है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हमने क्या नाम दे दिया पी, और इसी को क्या कहते हैं दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखें, इसको हमने पी से लिख रखा है, ठीक है। और उसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो उस गोले का उस खोखले गोले का केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र जिससे उस दर्पण को काटा गया है वही क्या कहलाता है उस दर्पण का क्या कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये जो इस पूरे गोले का केंद्र था, ये वाला जो इसका सेंटर था, ये इस पूरे गोले का यही क्या कहलाएगा इस जो ये हमने दर्पण काटा है ये इसका भी क्या होगा वक्रता केंद्र होगा। उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो जो उस गोले की त्रिज्या होगी जो हमने खोखला गोला लिया था जिससे हमने दर्पण को काटा है, तो जो उसकी त्रिज्या है उसी को हम क्या कहते हैं उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ये जो हमने वक्रता केंद्र और ये ध्रुव पढ़ा, ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, पी और सी, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या उसमें से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आपको मुख्य फॉक्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। मुख्य फॉक्स क्या होता है कि ये हमने मुख्य अक्ष पढ़ लिया, पी सी मुख्य अक्ष, ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये दो समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, जैसे ये आप देखिए प्रकाश किरण इधर से इधर जा रही है, प्रकाश किरण इधर जा रही है, तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक जगह पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये किरणें मिलती दिख रही हैं और इसको हमने एफ नाम दे दिया। यही क्या कहलाएगा, इसका मुख्य फॉक्स कहलाएगा या फॉक्स बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का फॉक्स बिंदु कहते हैं या मुख्य फॉक्स कहते हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि फॉक्स तल क्या होता है। तो ये जो फॉक्स बिंदु हमने बनाया, इसके लंबवत गुजरने वाले तल को हम क्या कहते हैं, इसका फॉक्स तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास फॉक्स बिंदु था, तो इसके लंबवत तल हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या होगा अभी, फॉक्स तल, ये क्या कहलाएगा अभी, फॉक्स तल कहलाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन जो हमारे पास बची, फॉक्स दूरी। तो फॉक्स दूरी क्या होती है, तो ये जो आपको पी बिंदु दिख रहा है, यानी दर्पण का ध्रुव, और ये जो एफ है यानी उसका मुख्य फॉक्स, ये आपको पी बिंदु दिख रहा है और ये जो एफ है यानी मुख्य फॉक्स बिंदु, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फॉक्स बिंदु के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं अभी, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी फॉक्स दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। और ये जो इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता त्रिज्या थी, यानी पी से सी तक, पी से सी, इसको हम आर से लिखते हैं, कैपिटल आर से लिख देते हैं। और ये जो यहाँ से लेके इसकी फॉक्स दूरी यानी ध्रुव और फॉक्स बिंदु के बीच की दूरी, इसको हम पी एफ, और इसको हमने स्मॉल एफ से लिख दिया। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो फॉक्स दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये इस पूरी यानी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यानी यहाँ पे हमारे पास r बराबर 2f, ये फॉर्मूला आ जाएगा जो हमें ध्यान रखना है, पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। r बराबर क्या होता है, 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फॉक्स दूरी की दोगुनी होती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस सारी परिभाषाओं को आप पहले से भी जानते हो, और अगर आपको नहीं आती थी तो फिर आपने जरूर इससे सीख ली होगी। और अब जो पहले भी हम इसके प्रकाश क्या है और इससे संबंधित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उस वीडियोस हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसे देखिए। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम जो दर्पण है उससे संबंधित जो कार्तीय चिन्ह पद्धति है उसको हम पढ़ेंगे कि इसकी फॉक्स दूरी धनात्मक किस दर्पण की होती है, ऋणात्मक किस दर्पण की होती है, कब होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बिंब की दूरी क्या होती है, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके अंदर हमें किस तरीके से उन चीज़ों को पढ़ना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।